360 में। वीगर मुसलमानों के खिलाफ चीन का क्रैकडाउन 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक तक फैल चुका है। बीजिंग की मदद करने वालों में मुसलमान मुल्क ही सर फहरिस्त। वीगर हुकूक से मुतालिक एक नई रिपोर्ट। मसला देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका रेजोल्यूशन हमें क्या चाहिए। अमेरिका में मुसलमान नौजवानों का मस्जिद से रिश्ता कितना मजबूत है? जवाब सिंपली अमेरिका में। हमने खानदान और बच्चों को मद्देनजर रखकर प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं। और पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर पालने का मुनाफा बख्श कारोबार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। चीन पर अपने वीगर शहरियों के हकूक़ सल्ब करने और उनकी सकाफ़त और तारीख़ को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, जिसकी वो सख्ती से तरदीद करता है। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वीगरों को निशाना बनाने की चीनी मुहिम का दायरा 28 मुल्कों तक फैल चुका है। रिपोर्ट मुरतब करने वालों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वीगरों की आवाज़ को दबाने के लिए चीन की मदद करने वालों में अक्सरियत मुसलमान मुल्कों की है और उनकी तहकीक के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब सर फहरिस्त हैं। रिपोर्ट का नाम है नो स्पेस लेफ्ट टू रन, चाइनाज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन ऑफ वीगर। इसे ऑक्सफोर्ड सोसाइटी फॉर सेंट्रल एशियन अफेयर्स और वीगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट नामी 2 तंजीमों ने मिलकर मुरतब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों के दौरान कई बार दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार होने वाले वीगरों के इंसानी हुकूक को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें चीन के कहने पर उसके हवाले कर दिया, जहाँ उनकी जान को ख़तरा हो सकता था, और कई को चीन ने सजाए मौत भी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बदतरीन मिसाल मिस्र की है, जिसने 2017 में बीजिंग की दरख्वास्त पर अपने यहाँ मौजूद वीगर तालिब इल्मों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी और कई को गिरफ्तार करके चीन भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद 15 मुल्कों में तकरीबन 700 वीगरों को गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें चीन वापस भेज दिया गया। चीन के सूबे शिनजांग में जहाँ आबादी की अक्सरियत वीगर है, बदमनी तो तकरीबन 2 दहाइयों से जारी है, मगर चीन के मुबैना क्रैकडाउन में शिद्दत 2016 के बाद आई। आज शिनजांग की सड़कों पर जगह जगह कैमरे नस्ब हैं, जिनसे आम लोगों की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है। मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्टों के मुताबिक लाखों वीगरों को शिनजांग में कायम वसीओ अरीज और सख्त सिक्योरिटी वाले हिरासती कैंपों में रखा जा रहा है, जहाँ उनकी ज़बरदस्ती जहनसाजी की जाती है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और ख़वातीन की माँ बनने की सलाहियत ख़त्म करने के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। कैंप में पढ़ाने वाली एक उज़्बेक निजात टीचर ने, जो कि अब फ्रांस में मुकीम है, ऐसे ही ऑपरेशन से गुजरने की अपनी रुदात खबर रसां इदारे AFP को सुनाई। मई 2019 में मेरा भी ऐसा ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए माजूर हो गई। ये 100% नस्ल कुशी है, बल्कि इससे भी बदतर। आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन चीनी हुक्काम ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहते हैं कि इन कैंपों में वीगरों को तालीम और तरबियत दी जा रही है ताकि वो इंतहा पसंदी की जानिब राग़िब ना हों और अच्छा रोज़गार कमा सकें। बीजिंग का दावा है कि जिला वतनी इख्तियार करने वाले वीगर जो मालूमात दे रहे हैं वो चीन को बदनाम करने की एक साजिश है। हालिया बरसों में कुछ चीन मुखालिफ कुव्वतें उभरी हैं। उन्होंने शिनजियांग के नाम नहाद मुतासरीन की डाटाबेसेस बना रखी हैं, जैसे वीगर ट्रांजिशनल जस्टिस डेटाबेस, और कुछ नाम नहाद शाहिदीन के बयानात जमा कर लिए हैं, जिन्हें मुस्तनद बनाकर पेश करके शिनजियांग को बदनाम करने और लोगों को धोखा देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ऑक्सफोर्ड सोसाइटी के रिसर्च डायरेक्टर ब्रैडली जॉर्डन के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से चीन की मदद की एक वजह यह है कि वो उस पर माशी तौर पर इन्हिसार करते हैं। अब इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जानने के लिए VOA ने दफ्तर खारजा से इस्लामाबाद में दरख्वास्त कर रखी है। आप जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में कहा कि वीगरों की जानिब पॉलिसी से मुतल्लिक वो मगरिबी ममालिक का नहीं बल्कि चीन का मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का चीन के साथ करीबी ताल्लुक़ है। इससे पहले भी पाकिस्तान यही कहता आया है कि चीन के साथ चूँकि उसके गहरे ताल्लुकात हैं तो बाज़ मामलात पर बंद दरवाज़ों के पीछे ही बात की जाती है। हमारी साथी मोना काजिम शाह से एक हालिया इंटरव्यू के दौरान वीगरों से मुतल्लिक सवाल पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान को लगता है कि नाइंसाफ़ी है तो पाकिस्तान उस तरफ बात करता है। अब मुख्तलिफ अंदाज होते हैं गुफ्तगू के। जब आप जिनके साथ आपके मरासिम होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो जब उनसे बात करते हैं
उसका अंदाज दोस्ताना होता है, बात समझने की और समझाने की होती है। मसला उलझना नहीं है, मसला कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती, मसला देखना होता है ये प्रॉब्लम क्या है, उसका रेजोल्यूशन हमें क्या चाहिए। तो पाकिस्तान अपने अंदाज में बात करता है और करता रहेगा। तुर्की की बात करें तो वो वीगरों का एक बड़ा मेज़बान मुल्क है। वहाँ तकरीबन 40,000 वीगर निजात अफराद आबाद हैं। इस साल मार्च में चीनी वज़ीर ख़ारजा की अन्कारा आमद पे वीगरों ने वहाँ मुजाहरे भी किए। अन्कारा की जानिब से बीजिंग की इस मामले पे खुली तनकीद वक्त के साथ खासी कम हो चुकी है, लेकिन चीन और तुर्की के दरमियान शहरियों को तहवील में देने का एक मुआहदा है जिसकी तुर्क पार्लियामान ने फ़िलहाल तौसीक नहीं की। तुर्क हुकूमत का कहना है कि इस मुआहदे से वीगर निशाना नहीं बनेंगे, लेकिन वीगर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि वो अब तुर्की में भी महफूज महसूस नहीं करते। और जहाँ तक सऊदी क़यादत की बात है तो माजी में वो चीन के इक़दामात की बज़ाहिर हिमायत कर चुकी है। ऑक्सफोर्ड सोसाइटी की इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ वीगरों के मामले पर चीन और उसके हामियों का मौक़िफ़ और मुखालिफिन के नुक्ता नज़र की तफसील आपको मिलेगी। और अब हमारा हफ्तावार सिलसिला सिंपली अमेरिका। अमेरिका में इस्लाम तेज़ी से फ़रोग़ पाने वाले मज़ाहिब में शुमार होता है, लेकिन नौजवानों का मस्जिद से रिश्ता कितना गहरा है, ये सवाल अमरीकी मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। आज सिंपली अमेरिका में फ़ायज़ा बुखारी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आई हैं। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। आज हम बात करेंगे अमेरिका में मसाजिद के बारे में। अमेरिका में मुसलमानों पर तहकीकी रिपोर्ट्स और सर्वे करने वाले इदारे ISPU यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ने द US मॉस्क सर्वे 2020 के नाम से एक तफसीली रिपोर्ट जारी की थी। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मसाजिद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2010 में मसाजिद की तादाद 2100 थी, जो 2020 में बढ़कर 2700 हो गई है, जिसकी एक वजह यहाँ तारिकीन वतन की तादाद और पैदाइश की शरह में इजाफा बताई गई है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अमरीकी मसाजिद में आने वाले 24% अफराद 18 से 34 साल की उम्र के हैं, जबकि इस उम्र के सिर्फ 11% अमरीकी नौजवान यहाँ चर्चेज जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अमरीका की मजमूई मुस्लिम आबादी में इस नौजवान ग्रुप का तनासुब 54% है। मस्जिद कम्युनिटी का मरकज है। इसका तस्वुर कुछ ऐसे है जिसे हम एडम सेंटर में खेल और इबादत कहते हैं। हमने खानदान और बच्चों को मद्देनजर रखकर प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं, जैसे खेल की सरगर्मियों का एहतमाम करने के लिए जिम्नाजियम बनाया ताकि बच्चे और नौजवान मस्जिद आएं, इबादत भी करें और खेल कूद में हिस्सा भी लें। इस्लाम एक कामिल मजहब है जो हमें अच्छा इंसान, खानदान का अच्छा रुकन, पड़ोसी और शहरी बनने की तरगीब देता है। इसलिए हम ऐसा मिशन चाहते हैं जो वसी हो, समाजी और मजहबी पहलुओं के अलावा दिलचस्प सरगर्मियां भी फराहम करे। एडम सेंटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में 3000 से ज्यादा बच्चे और नौजवान हिस्सा लेते हैं। हमारे पास कुरान की रिवायती तालीम के अलावा वीकेंड के तालीमी प्रोग्राम्स, समाजी क्लब, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों का एहतमाम है। कई और प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे तकरीर का फन सिखाने के लिए टोस्ट मास्टर्स और गाने गाने का फन सिखाने के लिए मुस्लिम क्वायर, और स्काउटिंग का प्रोग्राम भी है जिसमें 900 से ज्यादा लड़कियां और लड़के कम्युनिटी सर्विस के बारे में सीखते हैं। हमारे 2 बड़े प्रोग्राम्स हैं। एक महीनावार फैमिली नाइट जिसमें हम नौजवानों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करते हैं ताकि वो मस्जिद में आना चाहें और मस्जिद से ताल्लुक महसूस करें। दूसरा प्रोजेक्ट है नौजवान हल्का। इसमें 14 से 26 साल तक की उम्रों के नौजवान शिरकत करेंगे जिन्हें गैर रस्मी अंदाज में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू का मौका मिलेगा। यहाँ मसाजिद लोगों के एहतियात से अपने अखराजात पूरे करती हैं, जबकि ज़कात की रकम अलग खाते में रखी जाती है। 2020 में अमरीकी मसाजिद ने मुख्तलिफ ज़राए से सालाना औसतन $2,76,000 से ज़्यादा अतियात जमा किए, जबकि ज़कात की मद में औसतन $40,500 से ज़्यादा डॉलर जमा किए गए। मसाजिद के लगभग 52% अतियात वहाँ नमाज जुमा के बाद, जबकि 31% रमज़ान और मुहर्रम के महीनों में जमा किए जाते हैं। आइए मालूम करते हैं कि मस्जिद के लिए फंडिंग में नौजवान वर्कफोर्स का क्या किरदार है। हमारे नौजवान $5 लाख की लागत से शुरू किए जाने वाले यूथ कैफे प्रोग्राम्स के तहत फंड रेजिंग की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जो हमारे बोर्ड और यूथ कमेटी का हिस्सा भी हैं। वो अपनी फैमिलीज और दीगर अफराद को अतियात देने पर माइल करते हैं। रमजान में वो नमाजों के बाद अतियात जमा करते हैं। हम अपने स्काउट्स को भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग की तरबियत देते हैं, जो उन्हें अपने इलाके और मुल्क की बेहतरी के लिए फंड जमा करने और मेहनत की अहमियत सिखाते हैं। आप
آپ کو مالی مدد درکار ہو اور شائع خورد و نوش کی ضرورت ہو جو وبا کے دوران بڑھ گئی ہے، اور اکثر مساجد نے راشن دینے میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح تدفین کے لیے آپ کی مقامی مسجد آپ کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ امریکہ میں عید کی نمازیں بھی ایک منفرد منظر پیش کرتی ہیں، جب دنیا کے مختلف ممالک، رنگ و نسل کے مسلمان ایک ہی مقام پر جمع ہو کر ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں۔ آپ کے خیال میں امریکہ اور پاکستان کی مساجد میں کیا فرق ہے؟ یہ تھا اس ہفتے کا سمپلی امریکہ۔ امریکی معیشت کووڈ کے نتیجے میں شدید دھچکا لگنے کے بعد اب بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پچھلے سال اسی وقت ملک بے روزگاری کی بدترین لہر کا سامنا کر رہا تھا، لیکن اس وقت بہت سی ریاستوں میں ملازمتیں تو ہیں لیکن انہیں لینے والے نہیں، مگر اسے امریکی صدر سمیت بعض حلقے ایک اچھی پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تفصیلات لے کر آئے ہیں اسد اللہ خالد۔ تو اسد، پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ میں بے روزگاری کی اب صورتحال کیا ہے اور کیوں صدر ملازمین کی کمی کو مثبت طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت جو سچویشن ہے سارا، امریکی معیشت اس سال کے پہلے 3 ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو 6.4% سے گرو کی ہے، اور دوسری سرمائی کے لیے ماہرین کی توقعات ہیں کہ یہ 10% تک جا سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی گروتھ ہوگی جو ہم دیکھیں گے اوور آل امریکن اکانومی میں۔ اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوکریوں کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بہتر تنخواہوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس سال جون کے اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو 8.5 لاکھ افراد کو نئی نوکریاں ملی ہیں۔ اس وقت امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 5.9% ہے، جو کہ اگر ہم 2020 کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کو اگر ہم اوور آل جب سب سے زیادہ جاب لیسنس تھی اس زمانے سے کمپیئر کریں تو تقریباً 13% سے زائد جو ہے اس وقت تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاب لیسنس یا ان امپلائمنٹ کے نمبرز ہو چکے تھے۔ اور اگر ہم گراف میں بھی دیکھتے ہیں تو اوور آل اس وقت جب پری پینڈیمک 152 ملین جابس تھیں امریکہ میں، اور جو کہ ڈپ کر کے سم ویئر اگر ہم مارچ اپریل کی بات کرتے ہیں تو سب سے نیچے جا کے 130 ملین کے پاس کی جابس ہو چکی تھی۔ تو تقریباً 13 ملین سے زیادہ کی جاب جو ہیں وہ لوز ہوئی ہیں، اور اسی ٹرینڈ پہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو 155 ملین پہ تقریباً 155 ملین پہ اس وقت جو ہے سچویشن ہوتی اکانومی کی جتنی جابس پروڈیوس ہو چکی ہوتی ہیں، بیکاز پری پینڈیمک سب سے کم ہمارے پاس نمبرز تھے ان امپلائمنٹ کے امریکہ میں ہسٹوریکلی، لیکن اس وقت جو ہے 145.7 ملین جابز جو ہیں وہ اب تک کریٹ ہوئی ہیں۔ تو جس طرح کی سچویشن اب تک بن رہی ہے اور اوور آل جو جابس جس طرح کی پروڈیوس ہو رہی ہیں، اس سے ایک بینیفٹ یہ ملا ہے کہ جتنے ورکرز سامنے آ رہے تھے کام کرنے کے لیے، چونکہ اسٹیٹ کی طرف سے ان کو الاؤنس بھی مل رہا ہے، فیڈرل الاؤنس بھی مل رہا ہے ان امپلائمنٹ کا، تو اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بارگین بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ویجز بھی بہتر ہوئے ہیں اور کچھ پرکس بھی بہتر ہوئی ہیں۔ صدر بائیڈن نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ Instead of workers competing with each other for jobs that are scarce, ملازمین کو ان نوکریوں کے لیے جو کم ہیں آپس میں مقابلہ کرنے کے بجائے آج ملازمین کو راغب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کا مقابلہ نہ صرف مارکیٹ میں مزدوروں کو زیادہ اجرت حاصل کرنے کی اہلیت دیتا ہے، بلکہ اس سے انہیں کام کی جگہ پر وقار اور باعزت برتاؤ کا مطالبہ کرنے کی طاقت بھی ملتی ہے۔ یہ مزید ملازمتوں اور بہتر اجرت کا ایک اچھا مجموعہ ہے۔ that's a good combination. بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے جہاں ملازمین بھی توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو بہتر تنخواہیں مل سکتی ہیں۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ اور امریکی معیشت کی صورتحال پہ کچھ دلچسپ معلومات لے کے آئے۔ تھینک یو اسد۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کا قومی پرندہ چکور بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ مرتضیٰ زہری ہمیں ملوا رہے ہیں ایک چکور بریڈر سے جو شوقیہ اس پرندے کی افزائش نسل کی طرف آئے، اور اب ان کے پاس ایسے چکور ہیں جو لاکھوں روپے میں بھی فروخت ہوتے ہیں۔ میں اکثر نیٹ پہ سرچ کرتا رہتا تھا گوگل پہ، تو یہ ان کی ہیبیٹیٹ اور یہ رہن سہن کس طرح ہوتا ہے، تو اس آہستہ آہستہ شوق ہوا۔ پھر دوستوں کے پاس گیا تو وہاں ہمارے ایک عزیز تھے، اللہ جنت نصیب کرے انہیں، وہ بھی بڑے شوقین تھے، تو ان کے پاس جب میں گیا تو ان کے پاس بھی کافی چکور پڑے ہوئے تھے۔ تو فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے کوئی 7 انڈے دیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیچ کروا لیں۔ تب میں نے ایک انکوبیٹر منگوا کے اس میں یہ انڈے وغیرہ رکھ کے ہیچ کروائے، تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا۔ ایک شوق بھی ہے، میں نے گھر میں ہی رکھے ہیں، پالے، میں یہاں آتا ہوں، میرا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے، جو ایکسٹرا میرے پاس برڈز آ جاتے ہیں وہ میں بازار میں لے جا کے فروخت کر دیتا ہوں۔ بیسکلی میں مطلب لڑاتا نہیں ہوں، نہ ہی میرا شوق ہے،
میرا جو بیسک شوق ہے وہ ہے بریڈنگ کا اور پرندے پالنے کا. یہ لڑاتے ہیں جس طرح وہ مرغے اور تیتر ان کی لڑائی ہوتی ہے، اسی طرح چکوروں کی بھی لڑائی ہوتی ہے میدان میں. تقریباً میرے پاس ہوں گے کوئی 60-70 کے قریب ہوں گے. تو قسمیں تو ان میں کافی ہیں. بلوچستان میں مطلب یہاں سے کلات کے جو ہیں چکور ہیں، مستون کی طرف بھی ہیں، جو ہمارے پہاڑی علاقے جتنے بھی اور ٹھنڈے علاقے ہیں، جو مطلب جوب سے لے کے قلعہ سیف اللہ، یہ زیارت لورلائی ہو گیا، اور یہ جتنے بھی مطلب یہ علاقے پشتون بیلٹ سے یا بلوچ بیلٹ کلات تک، تو یہاں تک یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے دیسی چکور جس کو کہتے ہیں، جس میں کلاتی چکور بھی ہیں، وہ بھی اچھی نسل کے ہیں. قیمتیں مختلف ہیں. جو مطلب فینسی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جیسے اوپل چکور ہے یا سلور ہو گئے، یہ مطلب لاکھ روپے میں 1.5 لاکھ روپے میں آتے، کیونکہ ہمارے پاس ہیں نہیں، یہ باہر کی بریڈز ہیں. اسی طرح فلوی ہے یا مسکتی ہے، یہ بھی اس سال کافی مہنگے ہو گئے ہیں، تقریباً ان کی قیمتیں بھی لاکھوں میں ہیں. اسی طرح جو وائٹ چکور ہے یہ بھی مطلب 25,000 28,000 30,000 مختلف سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اور ہیلتھ کے اوپر. جتنا اچھا چکور ہوگا اور جتنا بڑا چکور ہوگا اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی. چکور کے تحفظ کے لیے بلوچستان میں کیا کیا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم کچھ معلومات لیں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ مرتضیٰ ظاہری سے، جن کی رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی اور بذریعہ اسکائپ وہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں. مرتضیٰ، یہ بتائیں کہ بلوچستان میں چکور کو کس قسم کے خطرات کا سامنا ہے، اور پھر سرکاری سطح پہ اس پرندے کے تحفظ اور اس کی افزائش نسل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جس طرح کلائمیٹ چینج ہوا ہے، بلوچستان کے بھی جو جنگلی علاقے ہیں جن میں زیارت ہے، کلات کے کچھ علاقے ہیں اور کوئٹہ کے، تو وہاں پر جو ہے بارشیں بہت کم ہوئی ہیں، جس کے باعث جو وائلڈ لائف کی یہاں کے جو نمائندے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں جو چکور سمیت دیگر جو پرندے ہیں وہ جو ہے نایاب ہو رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں پانی اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس سلسلے میں اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئٹہ اور اس کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کی فارمنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات ہے وہ ان سے چکور خرید کر واپس ان جنگلات میں چھوڑ رہے ہیں تاکہ اس کو بچایا جا سکے. اس کے حوالے سے ایک قانون بھی پاس ہوا تھا بلوچستان اسمبلی میں 2015 میں جو جنگلی حیات ہیں ان کو بچانے کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بااثر لوگ ہیں وہ اب بھی اس کا شکار جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس پرندے کے شکار کی کیا صورتحال ہے، کتنا عام ہے اس کا شکار، اور کیا اس کے لیے خاص طور پر لائسنس دیے جاتے ہیں یا بالکل ممنوع ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ نایاب ہوتی جا رہی ہے اور اس پر مکمل پابندی ہے اس کے شکار پر، لیکن پھر بھی بعض علاقوں میں جو ہے وہ لوگ چوری چھپے اور جو مخصوص قسم کے جو لوگ ہیں جو شکار کرتے ہیں وہ اس کا شکار جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن قانونی طور پر اس پر مکمل پابندی ہے. آلرائٹ، مرتضیٰ ظاہری ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ سے. مرتضیٰ، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کل کے شو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ نیو یارک سٹی میں کووڈ کی وبا کا زور ٹوٹنے کے بعد سڑکوں اور ریسٹورنٹس کی رونقیں کیسے لوٹ رہی ہیں. آج انشمن آپٹے دکھا رہے ہیں کہ نیو یارک سٹی میں زیر زمین بھی زندگی پھر سے گنگنانے لگی ہے. ٹرین اسٹیشن کے شور میں گونجتی خوبصورت موسیقی. میوزک گروپ اوپیرا کلیکٹیو کے سنگرز نیو یارک سٹی کے یونین اسٹیشن پر اٹالین اوپیرا کے سر بکھیر رہے ہیں. ایک سال پہلے جب کووڈ نے زندگی کا پہیہ روک دیا
तो भागते दौड़ते मुसाफिरों और ट्रेनों के बीच मौसीकी का ये सिलसिला भी रुक गया। पिछला साल बहुत ही मुश्किल था। लगा जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हमसे छीना गया है। पिछले साल 16 मार्च को मेट्रो ट्रांजिट अथॉरिटी ने म्यूजिक अंडर न्यूयॉर्क प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया था। इस प्रोग्राम के तहत फनकारों को शहर भर के ट्रेन स्टेशंस में अपने फन का मुजाहिरा करने का मौका मिलता है। Nothing is more New York than encountering न्यूयॉर्क में से ज्यादा रिवायती क्या हो सकता है कि आपको अचानक कोई ऐसा गुलकार मिल जाए जो अपने गीत से आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाए, या कोई ऐसा फनपारा आपके सामने आए जो शहर से आपका नाता जोड़ दे। न्यूयॉर्क सिटी के ज़ेर ज़मीन ट्रेन सिस्टम या सबवे के स्टेशंस पर आम हालात में हर महीने 1000 के करीब परफॉर्मेंसेस पेश की जाती हैं। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी MTA ने 1985 में म्यूजिक अंडर न्यूयॉर्क प्रोग्राम शुरू किया था। लगभग 350 बैंड्स और म्यूजिशियंस इसका हिस्सा हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सुर यहाँ पेश करते हैं। हर साल ऑडिशंस के जरिए नए फनकारों को शामिल किया जाता है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात यह है कि हम न सिर्फ कुछ नया कर सकते हैं बल्कि उस पर फौरन लोगों का रद्द-ए-अमल भी मिल जाता है। उसे जानने के लिए हफ्तों या महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे तो सबवे में गाने से काम के कई मौके मिले हैं। लोग आकर पूछते हैं, क्या आप शादी में या चर्च के फंक्शन में गाने के लिए आ सकते हैं, या आप जो गा रहे हैं वो ऑपरा हम भी पेश करने जा रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए ऑडिशन देंगे? शहर में कोविड की वजह से लगने वाली पाबंदियां कम होने से ट्रेन्स में सफर करने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और मौसीकी की आवाज माहौल में फिर से जान डाल रही है। इसका मतलब ये है कि शहर को लगने वाला जख्म भर रहा है। शटडाउन के दौरान हम ऐसी परफॉर्मेंसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। न्यूयॉर्क सिटी के लिए, मुल्क और पूरी दुनिया के लिए ही पिछला साल बहुत दुश्वार था, तो अब लोगों को वापस आते देखना और सबवे से सफर करते वक्त लाइव म्यूजिक का लुत्फ उठाना बहुत ही खुशी महसूस होती है। इस प्रोग्राम के दोबारा शुरू होने के बाद हर हफ्ते 15 फनकार सबवे स्टेशंस पर परफॉर्म करेंगे, जिनकी तादाद राफ्ता राफ्ता बढ़ाई जाएगी। मुंतजमीन समझते हैं कि जहां कोविड की वबा के खात्मे के लिए वैक्सीन जरूरी है, वहीं इस मुश्किल वक्त में मौसीकी रूह के लिए किसी मरहम से कम नहीं। औशमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। खुशी के ये छोटे छोटे लम्हे जो कोविड की वबा आने की वजह से जब छिन गए तो ही इनकी अहमियत का अंदाज़ा भी हुआ। यहीं पे हम ख़त्म करेंगे आज का व्यू 360। प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखने और उनके बारे में अपनी राय देने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @urduvoa। आपको बहुत सी दिलचस्प मालूमात और तस्वीर देखने को मिलेंगी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर।